गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा साइटोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इससे पहले हम सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, डिस्कवरी ऑफ सेल एंड न्यूक्लियस के बारे में पढ़ चुके हैं डिटेल में। प्रोकैरियोट यूकैरियोट में डिफरेंस पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं साइटोप्लाज्म। सो इट इज़ द फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल विच अकर्स बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर एनवलप, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवलप के बीच में प्रेजेंट होता है। मान लो हम ये देखते हैं, ये सेल है, इसके सेंटर में यहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये वाला जो पोर्शन है, जब मैं पिंक से बना रही हूँ, ये सारा क्या होगा? साइटोप्लाज्म। द लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और इसी के अंदर डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स, जैसे मैं ये बना रही हूँ येलो से, यहाँ प्रेजेंट होंगे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, प्लांट सेल है तो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। तो ये सारे सेल ऑर्गेनल्स यहाँ प्रेजेंट होंगे, जिनके स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, जिनके हम स्ट्रक्चर और फंक्शन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो द लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, और ये हो गया न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इनके बीच का जो लिक्विड है उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। तो अब आगे चलते हैं। It contains various cell organelles which perform different function of the cell. Cell organelles are enclosed by membranes. Cell organelles जो हैं वो membrane के अंदर enclosed रहते हैं. In prokaryotes, beside the absence of a defined nuclear region, the membrane-bound cell organelles are also absent. जो प्रोकैरियोट्स हैं, जिनके बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं, कि जिनके अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, यानी बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, उनके अंदर न्यूक्लियर रीजन तो वेल डिफाइंड होता ही नहीं, क्योंकि खाली एक डीएनए बीच में प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। इसके अलावा जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं वो भी एब्सेंट होते हैं। ऑन द अदर हैंड, द यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, ये भी हम देख चुके हैं कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, जो अभी आप पढ़ोगे, और न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है, जो आप पढ़ चुके हो। अब आता है नेक्स्ट फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, कि साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है। इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल ऑर्गेनल्स। ये सेल ऑर्गेनल्स के बीच में जो सब्सटेंसेस हैं, सेल ऑर्गेनल्स के बीच में सब्सटेंसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। एज ए स्टोर हाउस ऑफ वाइटल मॉलिक्यूल्स सच एज अमीनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन, आयरन, जितना भी सब्सटेंसेस हैं उनको स्टोर करने का काम करता है, जैसे अमीनो एसिड को, ग्लूकोज को, विटामिन को। इट एक्ट एज ए साइट फॉर सर्टेन मेटाबॉलिक पाथवे, जैसे ग्लाइकोलाइसिस। बहुत सारी पाथवेज के अंदर होती है, जैसे एक उसमें है इंपॉर्टेंट ग्लाइकोलाइसिस, यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, यानी राइस खाए, पोटैटो खाए, चपाती खाई, जिसमें आपने स्टार्च खाया, स्टार्च का ब्रेकडाउन किस में होता है? लास्टली जा करके ग्लूकोज में। अब हमको एनर्जी चाहिए तो ये ग्लूकोज का कन्वर्जन होगा ना, तो ये ग्लूकोज का कन्वर्जन, आधा कन्वर्जन साइटोप्लाज्म में हो जाता है, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज और लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किस में? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जब एक्सेलेशन करते हैं तो इनको बाहर निकाल देते हैं, और एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में बताऊंगी आपको, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ये आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होगा। तो आधी प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है और आधी प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो नेक्स्ट आता है प्रोटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है? मैंने आपको बताया था कि प्रोटोप्लाज्म क्या है? लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। अगर सेल के पास प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है तो सेल लिविंग कहलाती है। और प्रोटोप्लाज्म किसको मिलाकर बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म, यानी लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। अगर सेल के पास प्रोटोप्लाज्म है तो सेल लिविंग है, अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो सेल डेड कहलाएगी। ठीक है। नेक्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि अगर सेल के पास प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा, प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा तो डेड होगी, चाहे वो न्यूक्लियस है या नहीं है। अगर न्यूक्लियस नहीं भी होगा तो भी सेल लिविंग कहलाएगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखो ये वर्ड कैसे इंडिकेट कर रहा है? एंडो, एंडो का मतलब हो गया इनर, इनर, प्लाज्मिक मतलब प्लाज्मा के अंदर, रेटिकुलम मतलब नेटवर्क, रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क, यानी एंडो जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? पूरे में नेटवर्क प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एन लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स
ट्यूब्स होती हैं, शीट्स होती हैं एक्सटेंडिंग फ्रॉम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में फैली रहती हैं, एक तरफ ये जुड़ी रहती हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और दूसरी तरफ जुड़ी रहती हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और ओब्लोंग बैग्स वेसिकल्स। द ईयर मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी ही इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसे ये जुड़ा रहता है, तो मान लो अगर हम ये बना देते हैं कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस अभी मैं छोटा सा बना रही हूँ, और न्यूक्लियस के बाहर इस तरह से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। ठीक है, कहाँ तक? ये पूरे में स्प्रेड होगा। मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है। तो अब इसमें कुछ ऐसे होंगे जिनके ऊपर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे इस तरह से। ये येलो येलो मैं बना रही हूँ, ठीक है। किसी किसी में ये येलो वाले स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जिनको बोलते हैं हम राइबोसोम, राइबोसोम। और जिनके पास ये राइबोसोम प्रेजेंट होगा वो ईआर क्या कहलाएगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी आरईआर। और जिसके पास ये प्रेजेंट नहीं होगा, मान लो मैं यहाँ पर एक और बना दूँ, मान लो इसके पास ये प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये पूरा का पूरा एक नेटवर्क की तरह फैला रहता है। तो ये क्या है? न्यूक्लियस, एक तरफ न्यूक्लियस से जुड़ा रहता है, एक तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, यानी पूरे के पूरे उसके अंदर एक तो साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क दे रहा है, साइटोप्लाज्म को पूरा एक स्ट्रेंथ दे रहा है। दूसरा ट्रांसपोर्टिंग चैनल हो गया, यहाँ से कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करनी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इधर कोई ट्रांसपोर्टिंग करनी है, वो सारा काम करेगा। दूसरा ये दो तरह के हो गए। अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आपको पता है कि अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो राइबोसोम क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री, यानी कि प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। तो जो आरईआर होगा वो क्या बनाएगा? प्रोटीन। और जिसके पास राइबोसोम नहीं है, यानी ये वाले जो हैं जिनके पास राइबोसोम नहीं है, वो कहलाएंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये बनाएंगे फैट या लिपिड। ठीक है, तो अगर आपको याद हो, हमने ये पढ़ा था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे मिलकर बनी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड एंड प्रोटीन से। तो फैट और लिपिड एक ही चीज़ होती है, चाहे आप उसको फैट बोलो चाहे आप उसको लिपिड बोलो। ठीक है, तो अब दोनों चीज़ें ईआर बना रहा है, एक बना रहा है आरईआर और एक बना रहा है एसईआर। तो लिपिड भी बना रहा है, प्रोटीन भी बना रहा है, इसका मतलब ये सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर समझ में आई आपको कि एक तरफ ये किससे जुड़ा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और दूसरी तरफ जुड़ा है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो अब हम आगे चलते हैं, इसको पढ़ लेते हैं ज़रा। स्ट्रक्चर प्लाज्मा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ईआर। यही अभी मैंने बताया आपको कि 2 टाइप्स के ईआर हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें देखने पे हमें छोटे छोटे दाने जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जो किसकी वजह से हैं? राइबोसोम की वजह से। और राइबोसोम की वजह से वो हमें रफ दिखाई दे रहे हैं। It has particle called ribosome attached to its surface. The ribosomes which are present in an all active cell are the site of protein synthesis. तो जहाँ पर राइबोसोम है वो रफ कहलाएगा, और वो राइबोसोम क्या बनाएगा? प्रोटीन। और ये जब प्रोटीन बढ़ जाएगा आर सेंड टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल। जहाँ पर भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है सेल में, वहाँ पर उसको भेज दिया जाएगा डिपेंडिंग ऑन नीड यूजिंग द ईआर। ईआर ट्रांसपोर्टिंग चैनल है, जहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट है उसको वहाँ पर भेज दिया जाएगा। अगर सेल मेम्ब्रेन बनानी है तो सेल मेम्ब्रेन के लिए जाएगा, अगर कोई एंजाइम बनाना है, कोई हार्मोन बनाना है, जिस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पर उसको भेज दिया जाएगा। तो ये हो गया रफ। रफ क्यों है? क्योंकि इसमें राइबोसोम प्रेजेंट है। नेक्स्ट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ क्यों है? अब आपको समझ में आ गया होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों है? क्योंकि इसके पास राइबोसोम नहीं है। इट्स सरफेस स्मूथ ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। एसईआर हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स, इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन। तो अभी क्या बना रहा है? लिपिड बना रहा है, फैट बना रहा है। अब आरईआर क्या बना रहा है? प्रोटीन बना रहा है, यानी सेल मेम्ब्रेन की जो दोनों रिक्वायरमेंट है प्रोटीन और लिपिड वो बन गई। इसका मतलब अभी ये सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो अब आप फंक्शंस देख लेते हैं। फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स एक्ट एज ए साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। जहाँ राइबोसोम प्रेजेंट है, प्रोटीन मैन्युफैक्चर्ड हेयर आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द सेल बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट है वो क्या कहलाएगा? आरईआर। और आरईआर जो है वो प्रोटीन बनाएगा, और जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है ईआर उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा। यह हम उसमें पढ़ चुके हैं। फैट एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय एसईआर हेल्प इन बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन।
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो कई बार इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। देखो बायोजेनेसिस मतलब जिसकी सिंथेसिस, जेनेसिस मतलब होता है सिंथेसिस, किसकी, सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस। तो सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस कौन कर रहा है, ईआर। ईआर क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके पास आरईआर है और एसईआर है। आरईआर क्या बना रहा है, आरईआर बना रहा है प्रोटीन, और एसईआर क्या बना रहा है, एसईआर बना रहा है लिपिड। तो दोनों चीज़ें से क्या मिलके बन जाएगी, सेल मेम्ब्रेन। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो अगर आपसे अलग अलग भी डिफरेंस पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि आरईआर रफ है क्योंकि उसके पास राइबोसोम है और वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। एसईआर स्मूथ है क्योंकि उसके पास राइबोसोम एब्सेंट है और वो किसकी सिंथेसिस करता है, लिपिड की। अभी एसईआर का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन और पढ़ोगे, अभी नेक्स्ट उस फंक्शन आ रहा है, सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शंस एंड एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। तो ये भी प्रोटीन्स जो है वो लिपिड्स कुछ एंजाइम्स की तरह, कुछ हार्मोन्स की तरह वर्क करते हैं। तो जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ईआर ट्रांसपोर्टिंग चैनल है, वहाँ उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। एसईआर प्लेज ए क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन। ये इसका एसईआर का इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको आप एसईआर में लिख सकते हैं डिफरेंस में। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन एंड ड्रग्स इन लिवर सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट्स कौन होते हैं, जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम यानी बैकबोन प्रेजेंट होती है, यानी फिशेस से लेकर ह्यूमन बीइंग तक सब क्या कहलाते हैं, वर्टिब्रेट्स। और जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो सारे क्या हैं, इनवर्टिब्रेट। या आप डाइवर्सिटी में पढ़ोगे, वहाँ मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगी कि इनवर्टिब्रेट क्यों बोलते हैं। वर्टिब्रेट अब मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि वर्टिब्रेट क्या है, जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम यानी बैकबोन प्रेजेंट होती है वो कहलाते हैं वर्टिब्रेट। तो उनके अंदर ये पॉइजन और ड्रग्स के डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन डिटॉक्सिफिकेशन करता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए एसईआर। ठीक है, नेक्स्ट, इट फॉर्म्स ए नेटवर्क सिस्टम प्रोवाइडिंग चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ये भी आपने देखा था कि किस तरह से एक तरह से जुड़ा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, एक तरफ जुड़ा हुआ है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में एक ट्रांसपोर्टिंग चैनल बना रहा है और ट्रांसपोर्ट कर रहा है मटीरियल का बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। इट ऑल्सो फंक्शन एज ए साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क। वो तो अभी आपने देखा ये फ्रेमवर्क की तरह बिहेव कर रहा है, सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। जो भी बायोकेमिकल एक्टिविटी होनी है, जो भी कहीं जिसकी भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पर वो चीज़ दे देगा और ट्रांसपोर्ट भी कर देगा, दोनों ही काम कर रहा है, बना भी रहा है और जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसको वहाँ भेजेगा। इट ऑल्सो गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, क्योंकि एक ट्रांसपोर्टिंग चैनल है, साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है, उसको एक स्ट्रेंथ दे रहा है, एक मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है सेल को। तो आपको समझ में आया कि ईआर कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है, ट्रांसपोर्टिंग चैनल की तरह बिहेव करता है। तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ईआर को एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, डिफरेंस आ सकता है आरईआर एंड एसईआर में, और शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है। ठीक है, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।